अब शुरू करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसको ये समझना होगा कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना समझना होगा कि हम एंशिएंट इंडिया से फॉरेस्ट को मैनेज करते चले आ रहे हैं, या बेसिकली बोला जाए तो हमने कभी फॉरेस्ट को उस वे से कभी मैनेज नहीं किया है जैसा आज किया जाता है या जैसा ब्रिटिश ने किया। इसके पीछे रीज़न है कि हमने फॉरेस्ट को हमेशा अपना कल्चर का एक पार्ट बनाया है। सो जैसे कि हमारा जो चार रहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इसके बाद वानप्रस्थ और सन्यासी। तो लास्ट की जो आपकी दो स्टेजेज हैं वो आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही लिंक है। तो हमने फॉरेस्ट को एक्चुअली प्रोटेक्ट किया है, उनको यूज किया है, प्रोटेक्ट किया है, लेकिन उन्हें कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया इस वे से जैसा ब्रिटिश ने किया। तो एंशिएंट इंडिया में हमारा कभी फॉरेस्ट को हमें इस टाइप की मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम हमेशा एंशिएंट इंडिया या जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ऐसे अनमैनेज्ड फॉरेस्ट हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। वो टर्म है जंगल। ब्रिटिश ने इस टर्म को बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट किया है और आज वर्ल्ड लेवल पे जंगल को मानते हैं लोग कि ऐसा फॉरेस्ट जो अनमैनेज्ड है, यानी कि जैसे अमेजन का फॉरेस्ट, तो उसे जंगल टर्म यूज़ किया जाता है, ना कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और जंगल में क्या डिफरेंस रहेगा, ये आप जैसे जैसे अपनी स्टोरी आगे आएगा बढ़ेगी आपको वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मुद्दा आता है, एक एग्जांपल अगर हम अकबर के टाइम का ले लें तो अकबर के टाइम पे इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 85% एरिया पे फॉरेस्ट था। अकबर के टाइम पे मीन्स लगभग 1500-1600। ये टोटल जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ ये शुरू हुआ ब्रिटिश के बाद, स्पेशली जब ब्रिटिश ने एक टाइप से बोलो को बंगाल में जब उनके अंडर पूरी पॉलिटिक्स आ गई, इसके बाद उन्होंने उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग जो स्टोरी है, या इन्होंने जो फॉरेस्ट को रिमूव किया, डिफॉरेस्टेशन किया, तो उनके जो स्टार्टिंग के ऑब्जेक्ट थे वो था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो मिडिवल सोसाइटी में चलते हैं, जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो यूरोप है उस टाइम पे थोड़ा उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो चुका था। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर पे उनकी उन लोगों का जो डिपेंडेंस है वो कम हो गया। तो सोसाइटी का एक बड़ा तबका है जो एग्रीकल्चर वाले वर्क में नहीं था, जबकि कॉफ़ी है, टी प्लांटेशन है, मीन्स टी है, कॉफ़ी है, रबड़ प्लांटेशन है, इस टाइप की इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी जो यूरोप में तो नहीं अवेलेबल हो सकती। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इंडिया है या जो चाइना था, इस रीजन में जाकर के, साउथ ईस्ट एशिया में जाके जो एरिया था उसे क्लीन किया, डिफॉरेस्ट किया और वहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू की। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया गया वो किया गया एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी के लिए। बाद में और चलते हैं, लेटर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा और स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री को जब प्रमोट बूस्टअप मिला, तो यूरोप में एक्चुअली जो शिप्स बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे ओक जो है उसकी वुड का। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वुड में एक केमिकल होता था, जो शिप है वो रहते हैं मैराइन एनवायरनमेंट में, और मैराइन में होता है ज़्यादातर सैलिनिटी। तो उसका जो केमिकल है वो उस वुड को इस सैलाइन एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करता था। अब हुआ क्या कि जब शिपिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी तो इनके पास ओक का जो लगभग था, जो भी रिसोर्सेज था वो ख़त्म हो चुका। या एक टाइप से बोला जाए कि यूरोप में जंगल तो ख़त्म हो चुके थे मिडिवल टाइम में। वो लोग क्या करते थे, जो नोबल थे वो उनके अंदर जो एक बहुत बड़ा एरिया होता था, जैसे कि 5000 हेक्टेयर, यानी कि ऐसे समझ लो आपके यहाँ का कोई बहुत बड़ा गांव, तो उस गांव की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज एरिया को मार्किंग करने के लिए, और जो थोड़ा एरिया खराब पड़ा रहता था उस एरिया पे प्लांटेशन कर देते थे, यानी कि वहाँ पर फॉरेस्ट उगा देते थे। उसका पर्पज या तो वो फॉरेस्ट बोल देते थे या उसे बोलते थे वुडलैंड। पर्पज क्या था कि जो इनको टिम्बर वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से मिलती रही। ओके, तो जो ओक का भी वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो तो लगभग ख़त्म होने लगे।
तो अब इनके पास क्या क्या शुरू किया जाए। तो फिर इसके लिए फिर इन्होंने शुरुआत किया, इंडिया जैसे फॉरेस्ट थे इंडियन के, उनको यहाँ पर उन्हें सबसे वैल्यूएबल स्पीसीज मिली टीक। तो एक्चुअली जो टीक मिला उसमें भी सेम कंपोनेंट कहीं ना कहीं वही मिल गया उन्हें जो ओक की थी। तो यहाँ पर टीक का एक्सप्लॉयटेशन दर होना स्टार्ट किया है। या इसे आप अगर देखा जाए तो जो म्यांमार है, म्यांमार पे जो इनके जो बर्मीज वार चलते हैं 1-2, ये पूरे के पूरे वार जो चलते हैं वो इस टीक के ऊपर चलते हैं। क्योंकि जो टीक का जो रिसोर्सेज था म्यांमार के पास वो एंशिएंट टाइम से पूरा पूरा अनएक्सप्लॉयटेड था, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉग मिलते हैं। मीन्स क्योंकि पेड़ जो है वो वहाँ पर हजार हजार 1.5-1.5 साल पुराने थे। या कभी आप जब IFS बनोगे तो आप देहरादून FRI में जाओगे तब आपको वहाँ पर पेड़ मिलेंगे, क्योंकि हमने कभी ट्रीज को ऐसा एक्सप्लॉइट किया ही नहीं। हमारे लिए हमेशा नेचर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, तो इस वजह से हमने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया, कंजर्व किया है, कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया। जबकि ये एक्सप्लॉइट किया तो इन्हें इस टाइप के ट्री बहुत मिले। अब टीक को जब एक टाइम से ने एक अल्टरनेटिव मिल गया ओक का, तो अब इन्हें डिफॉरेस्टेशन का एक दोबारा से बूस्टअप मिला। और ये दोबारा से बूस्टअप किस लिए मिला? क्योंकि अब इन्हें चाहिए था टिम्बर, किसके लिए? शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद अब जब ये इस टाइप के शिपिंग के लिए चलेगा तो इनने क्या करना शुरू किया, जो टिम्बर है वो कहाँ है? फॉरेस्ट में। तो ट्राइबल्स जो जो फॉरेस्ट में पहले से थे उनके जो राइट्स थे, या राइट बोले तो वो तो फॉरेस्ट उनका घर था, वहाँ से इनने उन्हें निकालना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट हुआ कि ट्राइबल्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ट्राइबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए तो इन्हें ट्राइबल्स को रोकने के लिए 1806 में वाटसन को अपॉइंट किया, कैप्टन वाटसन को, और इन्हें बोला गया फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो एक्चुअली ये कंजर्व क्या कर रहा था? ये फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर रहा था, ये कंजर्व कर रहा था कि फॉरेस्ट में जो वैल्यूएबल टिम्बर्स हैं उन्हें ये लोकल ट्राइबल्स एक्सप्लॉइट ना कर ले जाए। या क्योंकि ट्राइबल्स को तो एक्चुअली टिम्बर लेने ही नहीं था, बट वो क्या करते थे कि जो ब्रिटिश उनके जो लाइफ में गाड़ी कर रहे थे उसके लिए, रिवेंज के लिए वो क्या करते थे कि अच्छा ये बहुत वैल्यूएबल टिम्बर है, एक काम करो इसमें होल कर दो या इस पेड़ को फायर लगा दो। तो इस टाइप से जो लॉस पहुंच रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने शुरुआत की। तो जो फर्स्ट वाटसन था उसका काम यही था, ये कोई उसके लिए नहीं आए थे यहाँ पर कि नहीं जंगल हमें बचाना है। दूसरा बोला जाए, अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए कि इतना वो एक टाइप से रूथलेसली इतना एक्सप्लॉइट किया, ऐसा कैसे कर सके? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बेसिक फिलोसॉफी है कि ये बोल सकते हो कि रिलीजियस फिलोसॉफी है, जो कहीं ना कहीं बैक दिया उसने कि नेचर को जो है वो गॉड ने 6 डे में क्रिएट किया। और उनकी पूरी जो फादर सूरज वाली स्टोरी है कि कैसे गॉड ने 1-2-3 में क्या किया, और 6 डे में जब इंसान आदम और ईव को बनाया, तो उससे पहले जो 5 दिन में जो बनाया था वो किस लिए बनाया था? वो बनाया था इस इंसान की ज़रूरतों को पूर्ति के लिए। मीन्स नेचर में जो कुछ भी है वो हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए है। वी हैव द राइट टू एक्सप्लॉयट एवरीथिंग वॉट एवर वी नीड। तो ये थ्योरी थी जिसने उन्हें नेचर को एक्सप्लॉयट करने पे भी कोई रुकावट नहीं डाली। फिर बाद में उनके जब उससे इकोनॉमिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट जुड़ गए, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री के, तो फिर उस थ्योरी को इन्हें और प्रमोट किया और एक्सप्लॉयट करना जारी रखा। अब इशू कहाँ होते हैं जो अपना इस सब्जेक्ट का फाउंडेशन बनाएंगे? वो इशू है जैसे 1857 की क्रांति हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, फॉरेस्ट पे जो इनके कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, तो लोगों ने उस टाइम पे जो ट्राइबल्स थे उनने इस टाइप की जो वैल्यूएबल टिम्बर है उन्हें बहुत लॉस पहुंचाया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें एक बार समझ में आ गया कि वैल्यूएबल टिम्बर को हमें बहुत बचाना है। अब इनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब इन्हें शिपिंग इंडस्ट्री को तो चाहिए ही था, जो ट्रेड बढ़ा था। इसके साथ साथ अब आया था रेलवे।
रेलवे और इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनाई जाती थी वो पोल से बनाई जाती, जैसे आज सीमेंट के पिलर लगाए जाते हैं, उस टाइम पर वुड के पिलर लगाए जाते थे। दूसरा, रेलवे के लिए नीचे लगते थे स्लीपर्स। तो अब इतने स्लीपर्स कहाँ से लेके आओगे रेलवे के लिए? और दूसरा, रेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी खुद वुड से होता था। तो उसके लिए एक ही बचा, फॉरेस्ट का दर तरीके से एक्सप्लॉइट करो। लेकिन आप एक्सप्लॉइट करोगे, ट्रैवल्स करने नहीं देंगे, क्योंकि जंगल उनकी लाइफ है। दूसरा, वाइल्ड एनिमल, वो कॉन्फ्लिक्ट तो उस टाइम पे भी बढ़ गया। तो इसलिए इनने क्या किया, 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि एक पूरा पूरा सिस्टम लेके आए कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाई जाए, कैसे फॉरेस्ट को क्लासीफाई करके कुछ फॉरेस्ट जो बहुत वैल्यूएबल है उसे पूरी पूरी कंपनी के अंडर कर दिया जाए, कुछ जो खाली पीली का फॉरेस्ट है वो पब्लिक के यूज के लिए छोड़ दिया जाए। और इस टाइप से क्या किया जाए कि फॉरेस्ट से जो लोकल ट्राइबल्स थे उनके अधिकार जो थे उन्हें पूरा ख़त्म कर दिया गया और उन्हें वहाँ से निकाल के फेंक दिया, और पूरे जो वैल्यूएबल टिम्बर था वो आ गया इसके अंडर। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और थी, जैसे कि रबड़ है, टीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन जो इंडस्ट्रियल प्लांटेशन थी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। वो भी एक इशू था यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन चाहिए तो आप क्लियर करोगे, और क्लियर करोगे तो ट्राइबल्स के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब ये इस टाइप से जब ये करते हैं तो उसके लिए क्या होगी, आपको होगी रिसोर्सेज की। आप तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा पॉइंट जहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन के लिए आपको ज़्यादा स्पीसीज नहीं मिलेगी, तब आप क्या करोगे? पहले इशू, तो आपको क्या करना होगा कि आर्टिफिशियली फॉरेस्ट को ग्रो करना पड़ेगा। ये नेचुरली जब वो नहीं हो पा रहा है तो आपको उसे इनरिच करना होगा आर्टिफिशियल प्लांटेशन से। दूसरा, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए नई नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना होगा, जैसे एक्जोटिक, जैसे यूकेलिप्टस ब्रिटिश लेके आए थे वही 1845 के समथिंग। तो इस टाइप के वैल्यूएबल स्पीसीज को आपको उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा, अब आप क्या चाहते हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उसे फॉरेस्ट से एक फिक्स इनकम मिलती रहे, लाइक रैयतवाड़ी सिस्टम। मतलब वो ये चाहती थी कि भाई ये ज़मीन है जो भी है वाट एवर फॉरेस्ट, उससे उसे एक फिक्स मंथली या फिक्स एनुअल इनकम होनी चाहिए। ऐसा वो क्यों चाहते थे? जिससे बजट टैक्सेशन वगैरह बनाने में उन्हें आसान होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मंथली पॉकेट मनी चाहिए, जो आपका मंथली खर्चा होता है। आपको 15,000 या 20,000 नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई हर मंथ 1 तारीख को 10,000 आपके अकाउंट में आ जाए, वो फिक्स हो, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर वो कभी 8 आ रहा है कभी 20 आ रहा है तो वो मेंटेन नहीं हो पाता है। फिक्स दे दो तो उससे क्या होता है कि आप पूरा जो मंथली बजट है उसके अकॉर्डिंग बना के चलते हो। तो इस टाइप से इनको ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें फॉरेस्ट से एक फिक्स इनकम मिलती रहे। तो यहाँ पर इनके लिए क्या चुनौतियाँ क्या खड़ी हुई? पहला, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना। दूसरा, फॉरेस्ट से एक फिक्स इनकम निकालना। अब फॉरेस्ट से आपको एक फिक्स इनकम कैसे निकलेगी? तो आपको फॉरेस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो चीज़ें हैं समझने वाली। जैसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जंगल के ट्री हैं, यानी कि फॉरेस्ट की जो ट्रीज हैं, उनकी मतलब रोटेशन पीरियड कितना है। मीन्स अगर आज टीक का पेड़ हमने लगा दिया तो 10 साल बाद कितना बड़ा होगा। जो हमें वैल्यूएबल चाहिए या जो हमारी टिम्बर रिक्वायरमेंट है जिस शेप साइज की है वो उस साइज तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। मीन्स उसका रोटेशन पीरियड कितना है। इससे तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि उसमें इंक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट जैसे आपकी सैलरी में बढ़ा इंक्रीमेंट होता है हर साल, उस टाइप का है वो इंक्रीमेंट क्या है, या इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है। तीसरा आपको जो चाहिए वो ये है कि टोटल आज अगर देखा जाए तो ग्रोइंग स्टॉक है कितना। मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल फॉरेस्ट जो आपके सामने है उसमें टोटल वॉल्यूम कितना है लॉग का।
फिर उसमें इंक्रीमेंट कितना है, उसकी स्पीसीज का रोटेशन कितना है। अब इन सब के साथ आप क्या चाहते थे, अपनी सस्टेनेबल ईल्ड। सस्टेनेबल ईल्ड मतलब एक फिक्स ईल्ड चाहते थे। आप ये चाहते थे कि इस फॉरेस्ट की उसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो हमें मिले और वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि वो कल 12,000 परसों 13,000 और उसके नेक्स्ट डे 4,000। आपको 10 मिले, 10,000 मंथली, बस वो मिलती है आपको, उससे ज़्यादा के लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जब सस्टेनेबल ईल्ड वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप एक और आइडिया इसके साथ आता है, वो आता है नॉर्मल फॉरेस्ट या आइडियल फॉरेस्ट। मतलब कि एक आइडियल या स्टैंडर्ड फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए। पर्पज वही है, वही आइडियल आपके लिए है फॉरेस्ट जो आपको हर साल फिक्स इनकम दे। तो फिक्स इनकम के लिए एक फॉरेस्ट में क्या होना चाहिए, वो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इस आइडियल फॉरेस्ट के बेसिक पिलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलर ले रहे हो 100 हेक्टेयर में है और उसका 10 साल रोटेशन है, तो आपको 10-10 साल के में 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी जो आइडियल फॉरेस्ट के जो बेसिक कैरेक्टर है उसमें यही बोला जाता है कि इस टाइप के 10-10 साल के जो है वो इक्वल एरिया होना चाहिए, इक्वल प्रोडक्टिव एरिया होना चाहिए। तो इस टाइप के पिलर्स धीरे धीरे आगे करके पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब इससे एक दो बातें क्लियर होती हैं कि जब इनने पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट को मैनेज करना शुरू कर दिया, मीन्स फॉरेस्ट को उगाना, फिर उसको पूरा पूरा मैनेज करेंगे लास्ट तक, और फिर लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में फॉरेस्ट को रीजनरेशन से शुरू करेंगे, टेंडिंग ऑपरेशन, थिनिंग, वीडिंग, क्लीनिंग करते चलेंगे, मतलब सिल्वीकल्चर वाला पार्ट अप्लाई होगा। इसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ पर होगी कटिंग। कटिंग मतलब कौन सा, सिल्वीकल्चर सिस्टम वाला पार्ट, क्लियर फिलिंग है, शेल्टर बोर्ड है या सिलेक्शन है या कोपाइस है। अब आपने कटिंग कर दी तो इसके बाद उसका फिर शुरू होता है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाला पार्ट, कि आपने टिम्बर को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, फिर उसको लॉगिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्जन है उसका भी, फिर उसकी मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो वही है कि पेड़ उग रहा है। अब इसमें जो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन है वो तो सिल्वीकल्चर का पार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल जो बेसिक चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी के, आपका पर्पस क्या है, ईल्ड रेगुलेशन। आप क्या चाहते हो, जंगल से फिक्स इनकम, मंथली फिक्स इनकम 10,000, तो उसको 10,000 आनी तो चाहिए, तो जंगल ऐसे तो नहीं दे देगा। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। वो मेंटेन का जो कोर है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो आपको दो बातें समझ में आ गई कि जंगल वो है जो अनमैनेज्ड फॉरेस्ट है, जो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट वो है जो मैनेज्ड है। मीन्स जो एंशिएंट वाला था वो जंगल था। आपके यहाँ भी अगर ऐसा कोई, जिसे बोलते हैं हम वर्जिन फॉरेस्ट, मीन्स वो वेजिटेशन वाला एरिया जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो उसे आप जंगल बोलोगे। और वो वेजिटेशन वाला एरिया जो टोटली मैनेज्ड है, इसे ह्यूमन ने सपोर्ट किया आर्टिफिशियली नेचुरल रीजनरेशन में, उसी ने उस पर पूरा कंट्रोल किया और लास्ट में हार्वेस्ट टाइप की काम कर रहा है, ये है फॉरेस्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे अपना यहाँ पर मुद्दा है कि इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अपन लगभग 4 पार्ट में पढ़ते हैं। तो पहला तो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, दूसरा इन कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अप्लाई करते हैं और यील्ड रेगुलेट करने में। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है उसे नहीं पढ़ेंगे, खासकर 2019 में जो मेंस दे रहे हैं वो। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है इसका, दिमाग का दही हो जाता और लिखने में तो आता नहीं। थर्ड मुद्दा आएगा वर्किंग प्लान और जीएफएम का। तो अब देखो, इन दोनों को भी यहीं पे थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जब आप फॉरेस्ट को मैनेज करोगे तो फॉरेस्ट का जो प्लान बनाना पड़ेगा वो तो 10-10, 15-15 साल का प्लान बनाना पड़ेगा ना, एक साल में तो मैनेज होगा नहीं। तो जो 15 साल या 10 साल के प्लान बनाते हो कि अगले 10 साल में हमारा फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक आइडियल स्टैंडर्ड है ना नॉर्मल फॉरेस्ट का, तो हम उस नॉर्मलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम
अगले 15 साल में उस नॉर्मलिटी के कितने करीब पहुंचेंगे, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे। वो प्लान होता है वर्किंग प्लान। इस वर्किंग प्लान के भी पार्ट होते हैं, क्योंकि 15 साल का, जैसे आपके पास 15 दिन बाद एग्जाम हो तो आप डेली नहीं पढ़ते, पहले 5 दिन मजे लेते हो, दूसरे 5 दिन अगले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, और जो कुछ फायर फाइटिंग है वो लास्ट के 3 दिन में करते हो। तो अगर ऐसा फॉरेस्ट में हुआ तो फिर फेलियर ही होना है। तो यहाँ पर ये करते हैं क्या है कि 15 साल का जो होता है उसे एक एक साल के पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। तो इस टाइप से एनुअल प्लान चलते हैं। तो अपना यहाँ का एस्पेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, वो जब वर्किंग प्लान पढ़ेंगे तब देख। दूसरा मुद्दा आता है जीएफएम। अब देखो जीएफएम का इस कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल वही है। अभी तक हमने फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए जो ट्राइबल्स थे जो उसमें रहते थे उन्हें हटा के रख दिया, और पूरे फॉरेस्ट पे जो राइट था वो गवर्नमेंट का दे दिया। रीजन क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश या जो कॉलोनियल पावर्स से उन्हें फॉरेस्ट को पूरा एक्सप्लॉइट करना था, और ये एक तो विरोध करते थे, दूसरा इन्हें शेयर क्यों थे? अब क्योंकि आज के टाइम पे 90 के बाद ये समझ में आया, क्योंकि ये 90 का पीरियड है, ये वो पीरियड है जब गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्रंच था। तो इन्हें एक बार समझ में आया कि पहला तो हमारे यहाँ इधर करप्शन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आईएफएस है वही उसके पीछे पड़े हैं फॉरेस्ट को बर्बाद करने में। दूसरा, ये ट्रैवल्स का क्या किया जाए? आपको इकोनॉमिकल तो पावर उन्हें भी करना है ना, एम्पावरमेंट करना है, उनको भी गरीबी दूर करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है। तो एक काम किया जाए, इन्हें भी मैनेजमेंट में शामिल कर दिया जाए। तो दो ही बात होगा, या तो कद्दू नहीं काटेगा, और कटेगा तो सब में बटेगा। तो इस टाइप से जेएफएफ में लोकल पीपल का भी पार्टिसिपेशन आ गया, विलेज लेवल पे फॉरेस्ट को डिवाइडेड कर दिया, और एक टाइप से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत हद तक जो अपना एंशिएंट वे था उसकी साइड गए, जहाँ ट्राइबल के हाथ में फॉरेस्ट थे। चलते तो अब दोनों है, लेकिन 5-10% गए, लेकिन गए। चलो अब अपना मेन मुद्दा आता है अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट को। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर 11 सब टॉपिक में 11 अपने चैप्टर में डिवाइडेड कर लेते हैं। ओके, तो पहला तो जस्ट बेसिक है कि फॉरेस्ट एक्चुअली है क्या। तो फॉरेस्ट के बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे, और थोड़ा बहुत देख लेंगे कि फॉरेस्ट ही क्या है। फिर इसके बाद फिर अपना जो बेसिक है फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो यहाँ से शुरू होगा। तो पहले अपन देख लेते हैं पहला चैप्टर कि फॉरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि मिडिवल यूरोप में क्या था कि जो नोबल्स थे उनकी जो एरिया था उसकी जो बाउंड्रीज थी वहाँ पर वो वुडलैंड खड़ी करते थे, मतलब प्लांटेशन करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिवल यूरोप तक आते आते उन्हें पूरे में जो जंगल था, नेचुरल फॉरेस्ट थे, उन्हें तो कर दिया ख़त्म, नेचुरल वेजिटेशन बची नहीं। तो अब उनकी जो टिम्बर ज़रूरतें थी उनके लिए क्या चाहिए पड़े? ये लकड़ी। तो ये जो वुडलैंड थे इसको वो बोलते थे फॉरेस्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन मिलेगी आपको वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपको। तो पहला डेफिनेशन देख लो, एन एरिया सेट असाइड, मतलब ऐसा एरिया जिसे आपने अलग कर दिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू गेट अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब ऐसा एरिया जिसने अपने जो नेचुरल एग्रीकल्चर फार्म लैंड था उससे सेपरेट कर दिया, किसके लिए? टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। या जो टिम्बर जो प्लांट है वो केवल टिम्बर ही तो नहीं देते, अदर भी तो चीज़ें देते हैं। तो अदर टिम्बर और अदर जो उससे ड्राइव्ड प्रोडक्ट है उनके बेनिफिट के लिए, फिर चाहे बेनिफिट ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो ये पहली डेफिनेशन है, ये है टेक्निकल डेफिनेशन। दूसरी देखें, अनकल्टिवेटेड लैंड occupied by natural vegetation with closed or partially closed canopy which provide shelter to wildlife। अब ये थोड़ी डेफिनेशन है, ये जो एक्चुअल फॉरेस्ट है उसके बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं बताता है, यानी कि एक्चुअल जो आपका जंगल बोलो, फॉरेस्ट बोलो, कुछ भी उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये है इकोलॉजिकल। तो पहली टेक्निकल डेफिनेशन थी, दूसरा है इकोलॉजिकल, और जो थर्ड डेफिनेशन है ये है लीगल डेफिनेशन। मैं आपको तीनों क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किस्मत फूटी थी और 2011 में ने क्वेश्चन पूछा, गिव लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो लीगल तो वही कि चाहे सेंट्रल लॉ है या कोई स्टेट लॉ है या कोई कम्युनिटी लॉ हो,
उसके थ्रू अगर किसी एरिया को अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो फॉरेस्ट है, खत्म का। अब आगे चलते हैं। तो अब आपने फॉरेस्ट बता दिया तो इसका क्लासिफिकेशन भी करोगे। यहाँ फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली ने पढ़ चुके हो सिल्वीकल्चर में भी, और यहाँ पर भी एक बार में देख करके आपको कंफर्म हो जाता क्या है। यहाँ के कुछ कुछ पॉइंट हैं जिन्हें अपन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला होता है कंपोजिशन के बेस पे। तो देखो मिक्स फॉरेस्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेन मुद्दा आता है प्योर फॉरेस्ट पे। अब यहाँ पर ये जो धुरंधर होते हैं प्रोफेसर जिनकी चांद निकल आई है, वो यहाँ पर ये बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई अगर कहीं पे कोई स्पीसीज है एरिया में, अगर वो 80% तक कंपोजिशन या उससे ज़्यादा बनाती है तभी हम उसे प्योर फॉरेस्ट बोलेंगे। देखो 100 तो कभी मिल ही नहीं सकता, लेकिन इन्हें बोला कि अगर 80% कोई स्पीसीज है वहाँ डोमिनेंट तो हम उसे प्योर बोल देंगे। ये मेजोरिटी का जो व्यू है वो 80% वाला ही है। लेकिन कुछ कुछ है जो काड़ी करने आ जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा है ना, 80% तो तुम्हें पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा, तो हम तो अगर 50% मिलेगा ना उसे भी बोल देते हैं प्योर फॉरेस्ट। तो इस टाइप के मिलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का एक अपना पॉइंट होता है। अगर आप मेंस लिख रहा है तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होता है क्या 80 क्या 50, बस सीधा लिख देना 80 पकड़ो, काम खत्म। ओके। दूसरा होता है फंक्शन के बेस पे। तो आप फंक्शन के बेस पे एक्चुअली जब आपको कोई लीगली गवर्नमेंट किस टाइप से फंक्शन के बेस पे डिफाइन कर रही है वो यहाँ इशू है। तो देखो पहला तो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो फंक्शन के बेस पे 4 टाइप का बताती है। वो बोलती है एक तो वो फॉरेस्ट है जो प्रोटेक्शन के लिए। अब जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके 3 पार्ट है। एक जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, दूसरा जो गांव के इंटरेस्ट के लिए, और तीसरा ऐसा खाली पीली का जो ट्री लैंड है वो। जो एमसीक्यू देंगे वो इन तीनों को चारों को याद रखें कि फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से किस टाइप कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। आईएफएस वाले जस्ट नाम रख के निकल लेंगे। दूसरा आता है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये 70 के टाइम पे बनाया गया था। पर्पज क्या था इंदिरा गांधी के टाइम पे कि हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी थी, तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। तो 76 में जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने बोला कि भाई सबसे पहले आपको अपने फॉरेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है, उसको अलग अलग क्लासीफाई करो, क्योंकि फॉरेस्ट से जो फ्लडिंग आती है वो पूरे नॉर्थ इंडिया को बर्बाद करती है। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये इशू पूरे इंडिया के है, चाहे वो फ्लड की हो या वाटर इरोजन की हो या जो न्यूट्रिएंट आते हैं फॉरेस्ट से उनकी बात हो। तो इन्होंने बोला कि फॉरेस्ट को है वो बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। देखो इससे पहले जो 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसने फॉरेस्ट को स्टेट में डाल दिया था। तो स्टेट फॉरेस्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट उसकी कुछ भी माँ की आँख करती थी। तो जब 76 में ये आया तो इंदिरा गांधी ने उसी टाइम पे एक अमेंडमेंट किया, 42 अमेंडमेंट 76 में ही, और फॉरेस्ट को उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। अब क्योंकि अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे भी आ गई थी, तो फॉर जो स्टेट गवर्नमेंट थी ये एक टाइप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई। तो फिर इनने फॉरेस्ट को दर तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। आप जब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि यूपी गवर्नमेंट ने पूरा पूरा फ्लोवरिंग के लिए जो हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट चला दिए, जो शिवालिक रीजन में, कहाँ नैनीताल से कहाँ हिमाचल की शिमला तक मतलब इनका बस चलता। तो जो शिवालिक और इनर हिमालय है, मतलब मिडल हिमालय है, ये पूरी फॉरेस्ट साफ होकर वो पूरी पूरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगी होती है। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट आ गए तो इतने भयंकर टाइप की एक्सप्लॉयटेशन या कन्वर्जन शुरू हुआ, तो इंदिरा गांधी को अगले 2-3 साल में ही समझ में आ गया कि अगर ऐसा चला तो जो पहले से रेट चल रही थी डिफॉरेस्टेशन की वो अब बचने वाला नहीं है अगले 5-10 साल में। इसे ये भी बोल सकते हो कि ये वो पीरियड था जो पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। जनता सरकार आई थी उस टाइम पे, जनता दल की 77 पे। तो इन्हें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी एप्लीकेट किया तो कोई कंट्रोल नहीं था। तो 80 में जब गवर्नमेंट ये आई तो फिर ये एक 2 पेज का एक फिर एक्ट लेके आई, वो था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट का कोई पर्पज नहीं था,
मतलब वैसे कोई नहीं था कि कोई बहुत सारे प्रोविजन हो, इसका एक सिंपल सा प्रोविजन था कि इस टाइप का जो लैंड डाइवर्जन कर रहा है उससे करने से पहले सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, बस खत्म। और जहाँ सेंटर की परमिशन वाला आ गया, ये काम खत्म हो गया। तो इस टाइप से जो कमीशन थी, इस पर अपन वापस चलते हैं। तो इसके 3 ही थे, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल। इसने एक टाइप से बता दी कि पूरा पूरा फॉरेस्ट सेंटर के पास ना होना चाहिए, कुछ लोग सोसाइटी के पास भी हो। तो यही 76 था जिसके थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट फिर शुरू हुआ। और उसी टाइम पे जो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर जो प्लांटेशन हुई, वो सबसे पहले गुजरात ऐसा स्टेट था जिसमें ये प्लांटेशन शुरू हुई। आगे चलते हैं, लीगल या स्टेटरी। तो जो MCQ देंगे वो पढ़ लें, बकाया के जो है वो केवल ऐसे ऊपर से देख करके हाँ हेलो बोल के निकल लें। केवल उनके रिजर्वेशन है, देखो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव विलेज और अनक्लास, बस यहीं से निकल लेते हैं वो। आगे चलते हैं। अब आता है बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो हमेशा होते हैं, या तो आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। अब देखो जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो आपको कुछ मिलता है, गेन होता है, अगर आपके हाथ में मनी आ रही तो वो टेंशन देती है। तो टेंजिबल बेनिफिट मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में आती हैं। टिम्बर है, अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल टिम्बर है तो आपको टेंशन आ जाएगी, मीन्स टेंजिबल है। तो वो कुछ भी पूछ लें, या तो आपसे प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट पूछ लें, या टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट पूछ लें, बात वही है, मोह माया सब। अब आगे आते हैं, फॉरेस्ट अपना हो चुका है तो अपन देखते हैं फॉरेस्ट्री क्या है। अब ये जो फॉरेस्ट की जो एप्लीकेशन है, बुन ने जब एक पूरे पूरे साइंस का ले लिया, एक सिस्टमेटिक वे ले लिया, तो हो गई अपनी फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर के चैप्टर 1 में अपन ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इसको फॉरेस्ट्री का जो यहाँ पर एस्पेक्ट है, वो यहाँ पर जनरली अपन ने 3 बहुत चीज़ें देखी। इनमें एक है सोशल फॉरेस्ट्री, जो मैंने बोला 1970 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की गई। पर्पज कि ये जो लोग हैं, ये फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, या फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, फूड, फूडा, टिम्बर, फ्यूल वुड। तो पहले तो हमें फॉरेस्ट को उनके पास पहुंचाना पड़ेगा, जिससे उनकी ज़रूरतें हो कम हो, ज़रूरतें उनको वहीं पे फुलफिल हो जाए। अगर उन्हें वहीं फुलफिल हो रही तो आपके लिए, आपको आपके यहाँ से 1000 किलोमीटर से चंदन कट के नहीं आएगा जब आपके खेत में उगता हो। तो ये इस टाइप से कौन सा शुरू हुआ? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। दूसरा शुरू हुआ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मतलब ऐसी फॉरेस्ट जो कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी एरिया पर ग्रो किया जाए, जैसे कि पंचायत लैंड पे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करो, आपकी जो ज़मीन पड़ी है, पंचायत ज़मीन जो है, रोड के साइड में जो पड़ी है, इस टाइप के तालाब के आसपास जो ज़मीन पड़ी है, आप इसी पे फॉरेस्ट ग्रो कर दो। उस पर राइट होगा पंचायत का, पंचायत ही उसे काटेगी, बांटेगी, जो भी करेगी। बट इस टाइप से लोगों की रिक्वायरमेंट जब वहीं फुलफिल हो जाएगी तो अपना मेन फॉरेस्ट बच जाएगा। और तीसरा जो फॉरेस्ट है वो है अपना प्लांटेशन फॉरेस्ट्री। प्लांटेशन फॉरेस्ट्री या प्लांटेशन फॉरेस्ट आज के टाइम पर बहुत फेमस है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करना है, इसे देख लेना। बस मैं मतलब देख लेने का, वैसे तो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, बट एक्चुअल जो आइडिया है वो क्या है। पहले जो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री चलती थी, उसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट्री को प्लांटेशन करना था कोई कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे कि रबड़ प्लांटेशन थी, कोकोनट प्लांटेशन थी। लेकिन आज के टाइम पे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि मणिपुर में जो ऑलिव है, पाम ऑयल है, उसकी बहुत ज़्यादा, पाम ट्री की बहुत प्लांटेशन की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो भी उससे थोड़ा रुकता है, क्योंकि ट्रैवल्स इसमें जॉब मिल गया उन्हें, और हमारी जो पाम ऑयल पर डिपेंडेंस है वो भी थोड़ी कम हो रही है। दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए तो ये जो मलेशिया है, इसका तो अभी विवाद रिसेंटली आपको पता ही है। तो मलेशिया या इंडोनेशिया, यहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, किस लिए? पाम ऑयल के लिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लीन करके वहाँ पर पाम के प्लांटेशन की जा रही है। तो इस टाइप से अगर आपसे ये प्लांटेशन फॉरेस्ट्री पे कुछ भी आता है तो आप इजीली लिख सकते हो कि ये है क्या। दूसरा, हमारे प्लांटेशन फॉरेस्ट्री करने के ऑब्जेक्ट क्या है, या प्लांटेशन फॉरेस्ट की। तो पहला तो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में तो कोई इशू बचा ही नहीं है आपके लिए। दूसरा, प्रोटेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट है, इस टाइप की जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो क्या प्रोटेक्शन भी तो हुआ उनका। तीसरा, हमारा प्लांटेशन का काम फॉरेस्ट को एनरिच करना भी होता है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को जो इलीगल फिलिंग हो रही थी, जो इलीगल फिलिंग होती है वो क्या
वैल्यूएबल स्पीसीज काट के ले जाते हैं, जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं उसे थोड़ी लेके जाएंगे। तो इसका रिजल्ट होता है कि कुछ दिनों बाद आपके पास फॉरेस्ट तो खड़ा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें जो जो चाहिए वो नहीं है, खाली का एक पिलर खड़े रह गए। और इसके साथ साथ अब अपने क्या है, क्लाइमेट चेंज वाला जो बवाल खड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। खासकर हम जो INDC में बोल के चले गए, या दूसरा एक बात बोल लो कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है 52 की कि आपको एरिया जो है वो 33% पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह देना है, या फिर जैसे अपन INDC में 2.5 से 3 बिलियन टन का बोल के चलेगा, ये क्या करेंगे। या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हो कि अभी हाल फिलहाल में हमने जो UN का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नोएडा में टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसमें भी हमने बोला कि हम इतने फलाना ढिकाना प्लांटेशन करेंगे 2022 तक, 2030 तक। तो कहीं ना कहीं इनके लिए आपको प्लांटेशन शुरुआत करनी पड़ती है और वो अपना लगभग आ जाता है प्लांटेशन फॉरेस्ट्री में। लेकिन यूजुअली हम जो देखते हैं वो कॉमर्शियल प्लांटेशन को ही वैल्यू देते हैं। अब आपको ये थोड़ा खुद ही सोच लेना कि प्लांटेशन फॉरेस्ट्री के चैलेंजेस क्या आ जाएंगे। मतलब जब आप करोगे तो पहले तो आपको एरिया देखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर से देखो किसी भी चीज़ को कि इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है। एक है गवर्नमेंट, मतलब उसकी पॉलिसी, लीगल, पॉलिटिकल, ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा ज़मीन, ज़मीन किसकी है, या तो गवर्नमेंट की है या प्राइवेट की है। प्राइवेट की है तो वो देगा नहीं आसानी से, और गवर्नमेंट की है तो आपको कहाँ से मिलेगी, लैंड कन्वर्जन किया होगा, मतलब पहले से फॉरेस्ट होगा जैसे आपने डिफॉरेस्ट कर रखा है, या लैंड माइन वाली इस टाइप की वेस्ट लैंड भी हो सकती है। तीसरा स्टेक होल्डर कौन सा है, जो करने वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर उसके इशू आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के इशू आ जाएंगे, लेबर फोर्स, स्किल लेबर फोर्स चाहिए, उनकी चीज़ है। फिर जो स्पीसीज लगी, चौथा स्टेक होल्डर वो कौन सी है, एक्जोटिक लगा रहा है, इंडिजिनस लगा रहा है, फास्ट ग्रोविंग है, स्लो ग्रोविंग है, वहाँ के हिसाब से सुटेबल है, अनसुटेबल है, फेल होगी, पास होगी। इस टाइप से आप उसके चैलेंज देख सकते हो। मनी है, इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, ये सब चैलेंजेस है। बेटर है किसी भी पॉइंट को जो भी इशू आए उसके स्टेक होल्डर करो, इजिली टैकल हो जाता है। अब अगर प्लांटेशन के टाइप देख लो तो आप उसमें समझते हो कुछ नहीं है, खाली पीली की चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए जैसे कि चीर पाइन है, रेजिन टेपरिंग की जाती है देहरादून में, तो वहाँ पर चीर पाइन को कर रहे हैं। गुजरात में मैंने बोला था कि नीम की प्लांटेशन की जाती है, क्योंकि जो नीम कोटेड यूरिया है वो वहाँ की इंडस्ट्री पिछले 15 साल से काम कर रही है उसके लिए, नीम प्लांटेशन के लिए। मतलब नीम कोटेड यूरिया एक्चुअली पॉपुलराइज भले ही 4-5 साल पहले हुआ, लेकिन जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री थी ये इस काम में लगभग 1985 से लगी हैं। उन्हें उस टाइम पर नीम की प्लांटेशन इतनी इधर की क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगले 15 साल में हमें कहाँ पहुँचना है। पॉपुलर प्लांटेशन तराई रीजन का आपको पता है, सेलेक्स जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल प्लांटेशन का मतलब है जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा आता है अपना कॉमर्शियल प्लांटेशन, इसका मतलब किसी इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, इसका पर्पज़ इतना है कि भाई हम पेड़ काट के बेच देंगे, जो भी जनरल पर्पज़ हो, बेचे खाए यूज करें, हमें कोई लेने देने नहीं, बस हमें मंथली वो एक मनी मिल जाए, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मनी डिमांड थी वो फुलफिल कर दे। फिर नॉन कॉमर्शियल जो अपने खेतों पे लगा देते हैं लोग, पर्पज़ क्या होता है, भाई खुद की बेसिक नीड पूरी हो जाए, बकाया की दुनिया बाद में देखी जाएगी। अब इस टॉपिक के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, बचे रह जाते हैं इसमें, कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री के उसके मैनेजमेंट। तो ये जो है इन्हें आप एक बार देख भी सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है। दूसरा है जो पेपर 1 का सेक्शन बी है, उसमें है सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री। तो एक्चुअली ये जनरली लिंक क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ पर भी फॉरेस्ट्री की बात में कर रहे थे और वो भी फॉरेस्ट्री है, तो इसलिए लिंक है। इन्हें यहाँ पर नहीं भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे अगले 2-3 दिन में उनके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, अब अपना बेसिक है, अभी तक हम फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री की तो बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि अभी हम फॉरेस्ट देख लिया ना, अब हम फॉरेस्ट को मैनेज करने का तरीका देखेंगे। तो ये है क्या, आपके पास एक तो है फॉरेस्ट जिसको मैनेज करनी है, यानी कि प्रॉपर्टी। आपके पास बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है और मनी है। इन तीनों के एप्लीकेशन करोगे एक किसी जंगल की ज़मीन पे, उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट स्टेट। किस लिए? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, आपको वो अचीव करना है। अब वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपका प्राइवेट फॉरेस्ट है तो आप चाहे टिम्बर प्रोडक्शन का अचीवमेंट हो या कोई और हो। तो अब मुद्दा आता है कि हमारा इसमें स्कोप क्या है, मीन्स ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी है या जहाँ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो पहला तो हमें देखो 3 कंपोनेंट होते हैं हमेशा। एक फॉरेस्ट को उगाना, दूसरा उसको काटना और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला तो स्कोप इसका होता है कि जो कंट्रोल है करना होता है, इसका जो कंपोजिशन है फॉरेस्ट की, या जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्रोविंग स्टॉक की जो कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर है, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करने से रिलेटेड है। दूसरा उसकी हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, मनी वगैरह मैनेज करना उससे है। और तीसरा अपना बवाल है ये एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्किल है, ये सारे काम से ठीक से नहीं करते, तो इन्हें मैनेज करना होता है, इनकी सैलरी मंथली देनी होती है, ये वो फलाना ढिमकर, ये जो डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं वो। तो इस टाइप से हमारे बेसिकली 3 पॉइंट हो जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे मुद्दा आता है यहाँ पर गोल। गोल क्या है कि आखिर हम फॉरेस्ट को मैनेज क्यों करना चाहते हैं। तो पहला तुम बोल सकते हो कि हमारे पास कुछ नहीं, खाली पीली का टाइम है, कुछ कट नहीं रहा इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हो कि हमारा प्रोटेक्शन पर्पज है, जैसे कि सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाटर साइकिल है, आज के टाइम का जो ग्लोबल वार्मिंग का बवाल खड़ा हो गया उसको मैनेज करना है। तो इस टाइप से आपको नेचर का प्रोटेक्ट करने वाला मुद्दा है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देख लो तो फ्यूल फूड टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, उसे पूर्ति करनी है। या फिर तीसरा आपका जो नियर नॉर्मल या जो आइडियल फॉरेस्ट को अचीव करने का जो था कीड़ा जो था, उसे अभी भी बना हुआ है। आपको लोकल की डिमांड है, सस्टेनेबल यील्ड चाहिए, ठीक है। या फिर आप बोल रहे हैं कि हमारे जो वेस्ट लैंड है उनके भी इशू है। हम जैसे बोल के आए कि 26 मिलियन हेक्टेयर बनाएंगे हम 2030 तक, ठीक है। ये इसमें UNCCD में नोएडा में ही तो हुई। तो अब यहाँ पर आप वेस्ट लैंड बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट तो मैनेज करना पड़ेगा, मतलब प्लांटेशन करना पड़ेगी और फिर उसे मैनेज करना पड़ेगा। या दूसरा आपका एफोरेस्टेशन वर्क जैसे कंपा के अंडर हो रहा है, INDC में आप बोल के आ गए पेरिस वाले में, या फिर फॉरेस्ट पॉलिसी वाले इशू है। तो इस टाइप पे कहीं ना कहीं आपको जो आपके रोल है या जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वो आपके यहाँ पर आ गया। अब मुद्दा आता है, ये जैसे क्वेश्चन था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब मुद्दा आता है कि पिकुलियरिटीज क्या है फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो आप वहाँ पढ़ लोगे। बेसिकली मैंने यहाँ सीधा उन्हें समझाने के लिए सीधा कर रखा है कि पहले तो 4 फैक्टर वाली पिकुलियरिटी पढ़ लो, फिर सोशियो इकोनॉमिकल और टेक्निकल वाली देख लो। तो पहले तो हम उन 4 फैक्टर वाली देख लेते हैं। तो उसमें जैसे पहले देख लेते हैं क्लाइमेटिक। अब क्लाइमेट क्या करता है, नॉर्थ इंडिया में करी फ्रॉस्ट पड़ गया, लग गई फॉरेस्ट की। हिमालय में कर दी लैंडस्लाइड हो गया, या कोस्टल एरिया में कर दी साइक्लोन आ गया, पूरी मैंग्रोव की जो भी वेजिटेशन थी सब पूरी वाश आउट हो गई, क्लाइमेटिक हो गई। अब आती एडाफिक। एडाफिक में ये जो MP गवर्नमेंट ने किया था नर्मदा के किनारे, नर्मदा में फ्लड आई, वो पेड़ बह के चले गए, तो फ्लडिंग हो गई। कुछ एरिया में ज़्यादा वो कर रखी थी, वहाँ वाटर लॉकिंग हो गई, लो लाइंग एरिया थी, वेजिटेशन डाई कर गई। या फिर कुछ कुछ जगह जो सॉइल है वो पहले ही से पूर है, राजस्थान में नहीं मान रहा है, इन्हें कर दिए, तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर बायोटिक की फैक्टर की बात की जाए तो बायोटिक की तो दर है, इंसेक्ट पेस्ट अटैक है। मैंने इसमें आपको बताया था कि बात याद रखना है कि साल में 98 में हार्टवुड बोरर का अटैक हुआ था, जिसने वहाँ पर लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग 5,000 या 5 लाख हेक्टेयर के समथिंग का जो एरिया है उसे साफ करना पड़ा था। तो इस टाइप के इंसेक्ट पेस्ट अटैक है, ह्यूमन है, कैटल है, वाइल्ड लाइफ है, इनके इफेक्ट है। तो ये सब उन्हें ले के रखते हैं। टोपोग्राफी में बोला जाए तो रिमोट लोकेशन है, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो भी वर्क होता है वो बहुत रिमोटली लोकेशन होता है, उसके लिए कोई नेशनल हाईवे नहीं जाता है। जो जाता है वो बिल्कुल अक्सर फॉरेस्ट में कच्चे रोड होता है, तो बारिश के टाइम पे तो आप पहुंच नहीं सकते। वहाँ पर छोटे छोटे जो झरने होते हैं वो भी नदी से बड़े हो जाते हैं।
तो मतलब आपको पूरे पूरे देश से काट के रख देते हैं वो। अगर टेक्निकल बोला जाए तो हो क्या रहा है कि हमारे पास बहुत सारी नई नई इम्प्रूव वैरायटी आ रही हैं, उनका भी एस्पेक्ट है। आप एक्चुएटिक उठा के ले आ रहे हैं तो उनको आपको नॉलेज होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिकली बोला जाए तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पॉपुलर की डिमांड तो जम्मू में बहुत थी, लेकिन साला एलर्जी वाला इशू आ गया। या दूसरा, कुछ कुछ जगह है जहाँ पर कोई वैल्यूएबल स्पीसीज है, लोकल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, या लोकल उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो इशू हैं वो चलते रहते हैं। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो कन्फर्म नहीं होता कि कब आएगा। 8 साल या 20 साल का रोटेशन है तो 20 साल बाद तो मिलेगा, लेकिन 20 साल पहले कोई डिजीज़ ना हो जाए, ये कोई ऊट पटांग ना हो जाए उसके साथ, तो इस टाइप से अनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो इस टाइप से पहला तो देखो रोटेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, दूसरा अनसिक्योरिटी, रिजल्ट ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। अब चलो आगे चलते हैं। तो अब जैसे फॉरेस्ट ये हुए जो भी हमने पढ़े, ये कौन सी हुई, एक टाइप से गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट एक टाइप से चाहती है कि फॉरेस्ट का प्राइवेटाइजेशन हो। ऐसा क्यों चाहती कि अगर प्राइवेट फॉरेस्ट बनेंगे तो प्राइवेट लोगों की एस्पेक्ट के हिसाब से टिम्बर ग्रो करेंगे। तो अगर लोगों की डिमांड प्राइवेट फॉरेस्ट से होने लगेगी तो ये नेचुरल वाले बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? क्योंकि भाई उनकी डिमांड वहीं हो रही, तो ये नेचुरल वाले को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट पब्लिक डिमांड पे ध्यान हटा करके केवल उनके कंजर्वेशन पे ही ध्यान देगी, तो इसका थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। दूसरा, जब मार्केट में डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम रहेगी, तो फिर वैसी ये इलीगल फिलिंग जैसी एक्टिविटी कम हो जाएंगी। तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि प्राइवेट फॉरेस्ट बढ़े। अब मुद्दा क्या है कि प्राइवेट फॉरेस्ट और गवर्नमेंट फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, इनकी इशू क्या है। तो देखो, ऐसा फॉरेस्ट स्टेट जिसे प्राइवेट जो है पर्सन है वो खुद ही उसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब इसे ऐसे दो समझ लो, एक तरफ मोदी को ले लो पब्लिक फॉरेस्ट में और अडानी को ले लो प्राइवेट में। तो अब देखो, मोदी जो भी फॉरेस्ट लगाएगा वो दोनों चीज़ें दिखेगा, वो ये उसे आईएनडीसी में भी जाके बोलना पड़ता है, ये यूएनसीसी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाले में भी कुछ बोलना पड़ता है। तो उसे क्या करना होता है, उसे टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट दोनों पे ध्यान देना है। लेकिन अडानी कोई आईएनडीसी में थोड़ी जाना है उसे, तो वो ये देखता है कि पैसा कहाँ मिलेगा, वो अपने फाइनेंस पे देखता है। अगर सस्टेनेबल यील्ड का बोलो तो मोदी को ये ध्यान देना है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगली 25 साल के लिए भी है। लेकिन अडानी ये सस्टेनेबल यील्ड के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो देखता है कि अच्छा इस टाइम पे टिम्बर की वैल्यू जो है वो हाई है, जैसे टमाटर की वैल्यू टाइप का, कि अगर पेड़ को 4 साल खेत में लगे भी रहने देना, मान के चलो आज टिम्बर उसके 20 साल के हैं, 4 साल और लगे रहने के बाद भी उनकी रेट यही मिलेगी, तो वो आज ही काट देगा। 4 साल में भाई दोबारा से क्रॉप लगा देगा ना। तो यहाँ पर जो मोदी है, इसका काम होगा होल सोसाइटी का बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जबकि इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको अपना इंडिविजुअल है और इमीडिएट रिटर्न चाहिए, और वो चीज़ें जो इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हों वो अप्लाई करेगा। पर्पज ऑफ मैनेजमेंट देखें तो उसका केवल, अडानी का केवल अपना सीधा मार्केट ओरिएंटेशन है, सीधा सीधा फाइनेंशियल है, जबकि मोदी को और भी चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बोला आईएनडीसी की चिंता, तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट का जो प्रोडक्ट का अगर मार्केट वैल्यू अच्छी मिल रही हो, तो ये सस्टेनेबल की चीज़ में नहीं पड़ता कि जो उसका रोटेशन पीरियड है 20 साल वहीं पे काटेगा। अगर मार्केट वैल्यू जो टिम्बर की है वो 20 साल पे भी मिलेगी और 15 साल पे सपोज उतनी है, उससे थोड़ी ठीक ठाक मिल रही है, तो 15 ही पे काट लेगा। चलते आएंगे, तो इस टाइप से अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर वही है, अर्बन फॉरेस्ट्री मैनेज चैलेंजेस अर्बन फॉरेस्ट्री, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन लीड डाउन बाय, ये एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस टाइप की एक्टिविटी उन पे कंपा वाला इशू चल रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ लिया। इस टाइप के 2-3 और है, जैसे पॉपुलर वाला जो इशू हुआ था उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि आप थोड़ा ध्यान दें। अभी अरेवा वाले जो है, अरेवा शायद समथिंग है, जो मुंबई में जो फॉरेस्ट क्लियर किया गया, या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट है, उनमें कहीं ना कहीं ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं काड़ी कर देता है, तो इस टाइप के पे थोड़ा ध्यान दो।
कि कहीं इस टाइप के कुछ और इशू चल रहा है। तो ये क्योंकि कभी कभी छुट्टी में क्वेश्चन आ जाते हैं और इन पे क्वेश्चन पे क्या होता है, वेटेज पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं, मीन्स मेहनत कम लगती है। जैसे अपना कोई फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो साला रट्टा मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इन्हें कोई समझ नहीं, ये करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक टाइप से बोले तो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा होता है इनका। ओके, अब देखते हैं अपन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो अभी अपने फॉरेस्ट देख लिया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो समझ लिया। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो आपको मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले स्टोरी वाटसन से शुरू होती है 1806 से। 65 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया और 67 से ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई। ये 67 से शुरू होती है सर्विस और आती है 1935 तक। क्योंकि जब 1935 में जो एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो फॉरेस्ट को स्टेट सब्जेक्ट बना देता है। इस वजह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगेन फिर ये बाद में 1966 के टाइम पे फिर से शुरू होती है, 67 पे। तो अगर फॉरेस्ट को डिवाइड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो जनरली हम उसे 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। एक तो है टेरिटोरियल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा मैनेजमेंट यानी कि सिल्वीकल्चरल। टेरिटोरियल बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी पुलिस की टेरिटरी होती है, वैसी फॉरेस्ट की टेरिटरी होती है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज होती है कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि जिले होते हैं आपके, और फिर बनता है राज्य स्टेट, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज। लेकिन वो पुलिस की टेरिटरी हो ये ज़रूरी नहीं है, पुलिस सर्विस की अलग टेरिटरीज हो सकती है। जैसे एमपी में एडमिनिस्ट्रेशन के डिवीज़न नहीं है, या 10 डिवीज़न में डिवाइडेड है, लेकिन पुलिस जो है वो 11 डिवीज़न में डिवाइडेड है। उत्तराखंड में देखा जाए तो वहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के 2 डिवीज़न हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ, लेकिन पुलिस के डिवीज़न 2 नहीं है, वो थोड़े अलग हैं। क्योंकि हर सर्विस का अपना एस्पेक्ट होता है, उसके अपने इशू होते हैं, तो वो अपने एरिया को उस हिसाब से डिवाइड करता है। तो यहाँ पर वही देखना है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा होता है टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल को पहले देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट को जनरली हम देखते हैं तो वो डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, ब्लॉक, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट। अब आप इसे ऐसे समझ लो कि जो ब्लॉक है वो आपका हो गया एक टाइप से तहसील, मतलब तहसील का प्रॉपर नेम होगा, तो ब्लॉक का एक तो प्रॉपर नेम होता है। और इसकी जो है जनरली जो बाउंड्रीज होती है वो बहुत ही शार्पली क्लियर कट होती है। मतलब कैसे कि जैसे कोई नाला है, कोई रिवर है, इस टाइप की, या कोई पहाड़ी है, उनको यूटिलाइज करते हैं और इसको एक टाइप से मार्किंग कर लेते हैं। हाईवे डाल दिया, रोड डाल दिया बड़ा सा, तो ब्लॉक की क्लियर कट बाउंड्री होती है और इसका प्रॉपर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देहरादून के पीछे की जो एरिया है वहाँ पर बाला वाला चलते हैं, तो वहाँ पर जैसे भाऊ वाला ब्लॉक है, या फिर आपके आसपास का कोई तहसील है उसे आप ब्लॉक मान लेना। तो इस टाइप से ब्लॉक समझ में आ गया। अब ब्लॉक क्या होगा, आपको ये पता है कि कोई भी एक ऑपरेशन पूरे ब्लॉक लेवल पे तो नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी तहसील है, या पूरी तहसील की सॉइल की एक ही क्वालिटी है, कुछ वैली में होगी, कुछ अंडुलेटिंग होगी, किसी की फर्टिलिटी अच्छी है, किसी की नहीं है। तो इस टाइप से पूरे को एक ही जूते तो पूरे एरिया को नहीं बैठ सकते ना। तो आपको क्या होगा, सबके लिए अलग अलग टाइप की साइज की रिक्वायरमेंट है शूज की। वैसे ही आप ब्लॉक को कुछ पार्ट में डिवाइडेड कर देते हो, इन्हें बोलते हैं कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट को एक्चुअली यहाँ पर बोला गया है कि आपको टेरिटोरियल यूनिट है, या ये बोल सकते हो कि सबसे छोटी टेरिटोरियल यूनिट ये कंपार्टमेंट ही है। क्योंकि जो बीट होता है, ये फॉरेस्ट गार्ड होता है, वो कंपार्टमेंट लेवल पे ही अपॉइंट किया जाता है। एमपी में तो ऐसे ही चल रहा है जहाँ तक मतलब मुझे पता है। देयर इज पॉसिबल कि लोकल में कुछ हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट लेवल पे थोड़ा वेरिएट हो सकता है। अब कंपार्टमेंट जो है, जैसे मैंने आपसे बोला, वो आपका हो गया पोस्ट ऑफिस, या बोले सॉरी जो आपका विलेज पंचायत है उसका। अब आप ये भी देख सकते हो कि आपकी विलेज पंचायत में भी ज़मीन बिल्कुल रेगुलर नहीं होती है, मतलब बिल्कुल रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर हो सकती है। तो फिर उसे आप सब कंपार्टमेंट डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ पर जैसे ब्लॉक का जो प्रॉपर नेम था, वहीं कंपार्टमेंट को हम गिनती देते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और सब कंपार्टमेंट को ABCD करके देख लेते हैं। ठीक है। अब एक इशू आ आता है,
आपने एक बात देखा होगा, एक टर्म आता है वर्किंग प्लान। तो जैसे मैंने बोला था कि फॉरेस्ट में जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, तो एक साल में तो हो नहीं सकती। तो उन सभी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक टाइप से 10 या 15 साल का प्लान बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वर्किंग प्लान। ठीक है, तो वर्किंग प्लान जो बनाया जाता है वो जनरली ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर आ जाए, या फिर डिस्ट्रिक्ट से छोटा किसी एरिया, स्पेसिफिक एरिया आ जाता है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का 60-70% तक का एरिया कवर करता है। तो इस टाइप से जो आपका पूरा वर्किंग प्लान है। ओके, अच्छा स्लाइड गलत आ गई है, आगे देखेंगे। तो जो वर्किंग प्लान है वो जनरली ये ब्लॉक लेवल पे बना देते हैं। ठीक है, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट, हाँ यहाँ पर इशू ये था कि ये जो वर्किंग प्लान है, तो जब वर्किंग प्लान बनता है तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बीट ऑफिसर। तो जो बीट ऑफिसर है यानी कि कंपार्टमेंट है, वो एक टाइप से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की सबसे बेसिक परमानेंट यूनिट है। मतलब कंपार्टमेंट जो है, कंपार्टमेंट तो परमानेंट है, सब कंपार्टमेंट रिक्वायरमेंट के बेस पे से हटा भी देते, कभी बना दिया, अगले वर्किंग प्लान में फिर सब कंपार्टमेंट अलग टाइप से दे दी, तो ये नीचे वाले की कोई औकात नहीं होती है। तो ये कंपार्टमेंट ही फिक्स यूनिट होता है वर्किंग प्लान में। तो मुद्दा ये होता है कि जब आप वर्किंग प्लान बनाते हो तो हर कंपार्टमेंट का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन करते हो, पूरी डिटेल स्टडी करते हो। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अब कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वर्किंग प्लान में हम लिखते हैं। तो इसी सेम डिस्क्रिप्शन को अपन वर्किंग प्लान में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल इसलिए पर्पज है कि वो पॉइंट वही है, एक ही चीज़ है। अगर यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब किसी एरिया के वर्किंग प्लान में इस टाइप किसी कंपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दिखते हो, मतलब उस कंपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये पॉइंट देखो। ये एरिया, टोटल एरिया कितना है, और हर चीज़ के एरिया अंडर ये एरिया कितना कितना पड़ रहा है, इसी लोकेशन क्या है इसकी, इसकी बाउंड्री चारों दिशाओं में, अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ग्रेडियंट, टोपोग्राफी, रॉक, सॉयल, फलाना ढिमका, जो भी आप चीज़ें देखोगे वो यहाँ मिल जाएंगी। तो वो पूरे पूरा इस चार्ट में डिस्क्राइब होगा। ये होता है उसका कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें वही है, 4 फैक्टर है। तो पहले आपने एडेफिक पकड़ लिए, फिर टोपोग्राफिक पकड़ लिए, फिर बायोटिक मतलब प्लांट की, तो क्रॉप का कंपोजिशन क्या है, उसकी क्रॉप की डेंसिटी, ग्रोविंग स्टॉक कितना है, फिर बायोटेक वाले आ जाएंगे, ये पीरियोडिक ब्लॉक वगैरह उसमें आ जाएंगे, ट्रीटमेंट पर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से इसी को एक बार देख लेना, इसमें कैसा वैसा तो कुछ है नहीं, और बकाया का फिर अपन अगर ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक बार चेक कर लेना इसमें। इसके बाद अपन टेरिटोरियल तो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइप से, दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल का और दूसरा होता है स्टेट का। तो पहले देख लेते हैं सेंट्रल का। सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी, उसके नीचे होता है डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, डीजी के नीचे होते हैं कुछ एडिशनल, जिसमें एक तो होता है जैसे कि एनटीसीए वाला है, वाइल्ड लाइफ वाला है, या फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है। इस टाइप के बहुत सारे होते हैं। उनकी ज़्यादा डिटेल में अपन को इसलिए नहीं जाना कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इससे अपन को कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि सबसे ऊपर सेक्रेटरी, उसके बाद डीजी, और उसके नीचे एडिशनल डीजी। और ये नीचे एडिशनल डीजी है वो अलग अलग विंग के होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी विंग बढ़ जाती हैं। अब आते हैं अपन स्टेट लेवल पे। यूजुअली हर स्टेट पे टॉप पे होता है सीसीएफ। अगर छोटे स्टेट है तो स्टेट में जो टॉप पे होता है वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सीसीएफ ही होगा। जैसे गोवा, यहाँ पीसीसीएफ नहीं होता है। लेकिन जो बड़े स्टेट हैं जैसे कि एमपी, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब कंडीशन में पता पड़ता है कि सीसीएफ भी बहुत हो गए, तो उनमें से एक को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं पीसीसीएफ। तो ये एमपी जैसे स्टेट में एक ही होता है, उसके नीचे बहुत सारे सीसीएफ होंगे जिनके अंडर एक विंग होगी। जैसे वाइल्ड लाइफ विंग अलग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन अलग है, सुशील फॉरेस्ट्री का अलग है। फिर उसके नीचे सीएफ होता है सर्कल लेवल पे, और सर्कल के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट। मतलब जैसे अपन डिवीज़न बोलते हैं, मैंने आपसे बोला कि उत्तराखंड में 2 डिवीज़न हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ। एमपी में इस टाइप से 10 डिवीज़न है। तो एक हर डिवीज़न में 3-4 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं कभी कभी।
तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके ऊपर जो डिवीज़न बना वो बना, मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर का जो बना वो है सर्कल। तो उस सर्कल पे जो बैठा वो है CF, और नीचे क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो है DFO। तो एक्चुअली जो एक्चुअल यूनिट तो DFO है, इसलिए इसे बोलते हैं फॉरेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की किंग पिन। और जनरली वर्किंग प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, लेकिन मैंने बोला ये डिस्ट्रिक्ट से छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली होता क्या है, भगवान के हिसाब से होते हैं, राम भरोसे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट छोटा बड़ा जो होता है वो पॉलिटिकल डिपेंडेंसी है। अगर पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरफेरेंस है तो डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे हो जाते हैं, अगर नहीं है तो बड़े बड़े। अब भाई बड़े हों या छोटे हो ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन फॉरेस्ट को उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो इसलिए वर्किंग प्लान जो है वो एरिया के हिसाब से होता है। कई बार एक डिवीज़न में 2 हो सकते हैं, कई बार एक डिवीज़न में 1 ही होता है। उसके नीचे ACF जो होता है वो अपने जैसे SDM है उसका, उत्तराखंड में ACF को ही SDO बोलते हैं। उसके नीचे RFO या रेंज ऑफिसर है, फिर उसके नीचे सब रेंजर है, फॉरेस्टर, और नीचे होता है फॉरेस्ट गार्ड या बीट। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सबसे जो नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो होता है ये फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ एक और होता है स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 60 के टाइम पे ये आया कि देखो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को मैनेज करेगा तो उसके अंदर जो उसने फॉरेस्ट के अंदर जो वुड लगाई है उसे बेच करके मार्केट से पैसे कमाने का ये काम कौन करेगा? क्योंकि अगर वो बेचने का काम करेगा तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? तो उन्होंने बोला एक काम करो, यहाँ एक अलग एजेंसी खड़ी कर देते हैं, तुम्हारा काम है जंगल को बचाओ और जंगल से वुड को एक्सट्रैक्ट कर दो। ये कॉरपोरेशन इवन तुम्हारी भी हेल्प करेगा उसके एक्सट्रैक्शन में, यही उसकी ऑक्शनिंग करेगा, यही मार्केट में बेचेगा, जो मनी मिलेगी वो आपस में बांट लेंगे। तो इस टाइप से एक फॉरेस्ट कॉरपोरेशन शुरुआत की है। अब आज के टाइम पे क्या कर रहा है यही कॉरपोरेशन है जो आपके फॉरेस्ट के अंदर जा कर के अपनी नर्सरी ग्रो करता है, उसमें प्लांटेशन करता है, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसे काटता है और मार्केट में ऑक्शन कर देता है। ये काम ये कॉरपोरेशन ही कर रहा है। इसका जनरली जो मिनिस्टर होता है वो इसका एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है आपका। और जो एडिशनल CCF है, मैंने बोला PCCF टॉप पे है, तो उसके नीचे जो CCF है वो इसका जनरली MD होता है, और बकाया के पूरी काम ये करते हैं। यानी कि ये एक टाइप से जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री है वो कर रहा है, क्योंकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री हमने ब्लॉक कर रखी है। रीजन ये है कि पहले हमारा जो एक्सप्लॉइट वाला ऑब्जेक्ट था वो ख़त्म हो गया, और जब से ग्लोबल वार्मिंग वाला झुंझुना बजा तब से फॉरेस्ट में ना ये काटा पेड़ी बिल्कुल बंद कर रखी है। अब अपना होता है 2 हो चुके हैं, आप तीसरा देखते हैं मैनेजमेंट या सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा टिपिकल भी जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसे अपन बोलते हैं वर्किंग प्लान। लेकिन वर्किंग प्लान का पूरा जो एरिया वो एक जैसा नहीं हो सकता, तो उसे छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड कर देते हैं, जिन्हें बोलते हैं वर्किंग सर्कल। अब एक्चुअली आप जो भी काम करते हो या वर्किंग प्लान में जो बोला जाता है कि इस एरिया में ये करना वो करना, तो एक्चुअली में वर्किंग सर्कल लेवल पे ही बोलता है। लेकिन आपको ये पता है कि ये वर्किंग सर्कल जो भी है ये एवरेज अगर बोला जाए मान के चलो तो कितना हो गया, आपकी तहसील के बराबर है वर्किंग सर्कल। तो आप खुद सोचो कि 10 लाख हेक्टर मीन्स 10,000 हेक्टर का एरिया है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक साइड से काटोगे, और अगर आपने वहाँ पॉपुलर लगा रखा है 16 साल रोटेशन है, तो आप पूरी तहसील को 16 पार्ट में डिवाइडेड करके एक साइड से काटना शुरू करोगे 16 बार। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो अगर एक खेत हो छोटा आपके पास उसमें तो किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तहसील में नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बहुत बड़ी जो एरिया है वर्किंग सर्कल, उसमें ऐसा अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन्होंने क्या किया कि बोला एक काम करो, पूरे में तो नहीं कर सकते, लेकिन इस जो वर्किंग सर्कल है उसे 5, 10 या ऐसे जो भी आपकी मन मर्जी है इतने पार्ट में डिवाइडेड करो। तो जो हम कटिंग एक्टिविटी है वो पूरे में एक साथ ना करके हम इस टाइप से सीरीज चलाएंगे। मतलब अगर पूरी में एक साथ करते तो हमारी एक ही सीरीज चलती,
तो बोला एक सीरीज ना करके हम ऐसे 5-6 सीरीज चलाएंगे, सब पैरेलल अपने अपने हिसाब से चलेंगे, तो इससे हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि सभी पूरे एरिया में अलग अलग स्पीसीज होंगी, तो उसके हिसाब से सीरीज में भी वेरिएशन आएगी। कोई 20 साल की है, कोई 30 साल की है, तो सभी को तो एक साथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सीरीज को हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी करना आसान जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर मैंने जैसे बोला वर्किंग सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 3 सीरीज चल रही हैं कटिंग की, काटने की 3 सीरीज, तो इन्हें बोला गया है यहाँ फिलिंग सीरीज। अब अपन ले लेते हैं एक फिलिंग सीरीज को। मान के चलो एक फिलिंग सीरीज यहाँ से एरिया देख लो, उसे पॉपुलर अगर अपना 16 साल के रोटेशन वाला है तो उसे 16 साल में काटना था, एक एक करके काटते हैं। तो ये अपनी एक फिलिंग सीरीज ले ली, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोकल इशू आ जाते हैं, विंड फ्रॉस्ट ये वाले, तो अपन नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार काटने के बाद पहला एरिया अगले 15 साल तक ओपन रहे और इरोजन वाली प्रॉब्लम हो। तो अपन ने क्या किया कि एक काम करो, इसको 4 सेक्शन में डिवाइडेड कर देते हैं, मीन्स 4 पीस में डिवाइडेड कर दिए, और अब पहले इसका एक, फिर उसका एक, फिर उसका एक, फिर जब एक एक सबका काट देंगे, फिर दूसरा काटेंगे, फिर तीसरा काटेंगे। इस टाइप से हम उसे लोकल के हिसाब से और हार्मोनाइज कर दिया, तो ये हो गया अपना कटिंग सेक्शन। अब कटिंग सेक्शन के बाद जो पर्टिकुलर जो एरिया है, जैसे 1 नंबर वाला एरिया जो हम काट रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एनुअल कूप। तो अगर हम वेजिटेशन देखेंगे तो इस टाइप की ग्रोविंग स्टॉक की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप की बन जाएगी। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे 2010 का है, व्हाट इज वर्किंग सर्कल, हाउ इट इज डिसाइडेड इन वर्किंग प्लान एक्सरसाइज। थोड़ा सा सोचने का समझने का ट्राई करना, अगर नहीं होता तो एक बार कर देना, तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा। दूसरा यह है कि साइट क्वालिटी से रिलेटेड है, यहाँ पर डालने का पर्पज़ यही है कि आपको ये पॉइंट में पहले से हाईलाइट हो जाए, जब मैं 10th चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक्चुअली आपको पहले क्वेश्चन जब राइज हो, दिमाग में कीड़ा हो, तो जब उसका आंसर मिलता है तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। ओके, दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ अ सिलेक्शन फॉरेस्ट इज मैनेज अंडर द फिलिंग सीरीज। तो ठीक है, सिलेक्शन फॉरेस्ट में किस टाइप की फिलिंग सीरीज चल रही है, तो आपने 2 टाइप के पढ़े हैं, सिंगल ट्री सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन। उसमें भी आपने उनकी फिलिंग सीरीज या फिलिंग पैटर्न भी पढ़ा कि कैसे करते हैं। दूसरा उनका डायग्राम वगैरह बनाना है, तो आप सोचो कैसे बनाओगे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, वो बूझो तो जानो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल ट्री जो सिलेक्शन है, जिसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप आसानी से लिख दोगे, कॉनिफर्स कोई भी उठा के दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल डायग्राम हो गया तो एक कर दो, काम हो जाता है। और ग्रुप का आपको बनाना है तो डायग्राम बना देना। ओके।